नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पद्म पुरस्कार 2024। 1954 से दिए जा रही पद्म पुरस्कारों की जो सीरीज है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वर्तमान में फरवरी 2024 में हम आपके सामने जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की सीरीज के अंतर्गत पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री जो दिए गए हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट आपके पास रखता हूं, ताकि एक एक करके कोई भी एक क्वेश्चन इसके बाहर न जाए। चलिए पहले वो 5 महानुभाव और देश के 5 महान दिग्गज अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए पद्म पुरस्कारों के सबसे टॉप में भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी, वो ये 5 बड़े नाम हैं। MS स्वामीनाथन, VP नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, ये 5 बड़े नाम 2024 के भारत रत्न। थोड़ा सा इन पर एक नज़र मारते हैं कि कैसे कब कब इनकी भारत रत्न की घोषणा की गई है। तो सबसे पहला नाम इसमें स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं। 23 जनवरी 2024 को इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो ये सब चीज़ें डेटें भी हमने यहाँ पर सामने रखेंगे। तो इनको सबसे पहले भारत रत्न देने की घोषणा इनको हुई थी और मरणोपरांत भारत रत्न, और कितने लोगों को इसमें मरणोपरांत मिला है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो इसी सीरीज में हम लोग जैसे देख ही रहे हैं कि पहला नाम आया था। दूसरा नाम है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। 3 फरवरी 2024 को 7वें उप प्रधानमंत्री रहे भारत के, और 2002 से 2004 के बाद के कार्यकाल के दौरान भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे आदर्श भी, क्योंकि हम बचपन से लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखते आए हैं, और इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से पद धारण किए हैं, क्या क्या उनकी भूमिका रही है, वो सब पूरा डिटेल होना है अभी। लेकिन फिलहाल आपको है 7वें उप प्रधानमंत्री, यानी प्रथम उप प्रधानमंत्री बोले अगर, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो आप कहेंगे सरदार पटेल भारत के, और उससे लेकर लगभग 7 उप प्रधानमंत्रियों के पद रहे हैं। तो 2002 से 4 तक इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद देखा था। तीसरे बड़ा नाम है VP नरसिम्हा राव। 9 फरवरी 2024 को 9वें प्रधानमंत्री रहे भारत के, और मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है 2024 में इनको। नेक्स्ट नाम आ रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कृषि के क्षेत्र में महान योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 9 फरवरी 2024 को भारत रत्न दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह 5वां नाम, 9 फरवरी 2024, 5वें प्रधानमंत्री और तीसरे उप प्रधानमंत्री, और इस बार मरणोपरांत भारत रत्न। तो कितने मरणोपरांत भारत रत्न हैं यहाँ पर? चौधरी चरण सिंह और VP नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, 5 बड़े नाम जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। चलिए अब थोड़ा सा इनका डिटेल हो जाए। MS स्वामीनाथन से शुरुआत की हमने। इनके इन 5 महान अनुभवी और दिग्गजों के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है, जितना भी बोला जाए कम है। आज वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इन महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान हमारी तरफ से प्रदान करना है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और जो लोग भी हमारे छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, और जो भी इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो उम्मीद है कि जो इस टॉपिक के अंतर्गत बनाया गया होगा वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो MS स्वामीनाथन, पूरा नाम से शुरुआत करता हूँ। नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, नाम है उनका मूल MS स्वामीनाथन। बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं हम, लेकिन अब इनकी पूरी डिटेल आज करने का मौका मिला है। जन्म तथा मृत्यु कब कब हुई है? 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था, और 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई है। तो मतलब हाल में इनकी मृत्यु हुई है अभी 2023 में। जन्म स्थान है कुंभकोणम, तमिलनाडु, चेन्नई के पास। और भारत में हरित क्रांति के प्रणेता, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, उसके बाद भारत में खाद्यान्न संकट हो गया था, और फिर भारत के खाद्यान्न संकट से उबारने के लिए भारत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और MS स्वामीनाथन, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक, इन लोगों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप अंततः भारत और बहुत सारे देश हरित क्रांति जैसे महान क्रांतिकारी परिवर्तनों से फलीभूत हुए हैं। तो थोड़ा सा MS स्वामीनाथन के बारे में, हम उनके पुरस्कारों की एक लिस्ट हमारे पास है। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, जो कृषि का मैग्सेसे पुरस्कार, कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, कृषि का नोबेल। अच्छा, 1986 अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार। 1987 प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र में उनका, विश्व खाद्य पुरस्कार। और 1991 अमेरिका में टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। उसके अलावा 1994 में पर्यावरण तकनीकी हेतु जापान का होंडा पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। और 1997 में फ्रांस द्वारा कृषि में ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकोल सम्मान से सम्मानित किए गए। 1998 में अमेरिका द्वारा हेनरी 100 पदक से सम्मानित हुए। और 1999 में वॉल्वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। और वर्ष 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण 1989, पद्म भूषण 1972 और पद्मश्री 1967 और भारत रत्न, इसके अलावा वो तो हम पढ़ ही रहे थे, भारत रत्न 2024। बस ये था कि अभी 2023 में उनकी मृत्यु हो गई है और मरणोपरांत भारत रत्न मिला है उन्हें। चलिए, और क्या योगदान है उनका, इसके अलावा बहुत सारे सम्मानों के अलावा जो खास उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को स्थापित करने में किया है, वो है वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्य रहे हो अपने आप में। तो साइंस के क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान। दूसरा, 1965 से 1971 1965 से 71 तक पूसा संस्थान, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक रहे हैं। नेक्स्ट है 1979 से 1982 तक योजना आयोग के का सदस्य बनाया गया है। योजना आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संस्था है जो भारत में योजनाओं की प्लानिंग यानी प्लानिंग करता है पूरी तरह, उसके एक सदस्य थे। 1983 से 1988 1983 से 88 में मनीला के महानिदेशक, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहां पर महानिदेशक बने हैं मनीला के, भारत की तरफ से पहले व्यक्ति। और 1999 में टाइम पत्रिका द्वारा, अमेरिका की टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रहे हैं। तो ये थे MS स्वामीनाथन। तो मैंने कहा था इनके बारे में जितना बोला जाए कम है और जितना लिखा जाए कम है, लेकिन कुछ खास बातें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दूसरे हैं वर्तमान में बीजेपी यानी संघ से जुड़े हुए माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, और बचपन से हमारे आदर्श रहे हैं। जन्म 8 नवंबर 1927 कराची में, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। उनकी एक पुस्तक जो काफ़ी सुर्खियों में थी, माई कंट्री माई लाइफ, यहीं पर लिख देता हूँ। और दूसरा नज़रबंद लोकतंत्र, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, यहाँ पर 2 मेरे पास हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। जनसंघ के सचिव रहे हैं 1951 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब जनसंघ अस्तित्व में आया तो 1951 से 57 तक उसके सचिव रहे। और फिर एक समय ऐसा आया जब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए 1973 से 77 में। लाल कृष्ण आडवाणी जी जनसंघ के अध्यक्ष कब रहे, तो 1973 से 1977। अच्छा, इसके अलावा उनके जो योगदान है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं गुजरात से 1978 से 84 तक। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ा करते थे बचपन से, जब हमें ये सब ध्यान है। और 1977 से 1979 तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हों जनता पार्टी सरकार में, सूचना प्रसारण मंत्री। चूंकि 1977 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उस समय कैबिनेट मंत्री थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे हैं 1980 से 86 तक, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं 1986 से 91 तक।
मतलब भारतीय जनता पार्टी यानी 1980 के बाद जब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अस्तित्व में आ गई, तो फिर जनता पार्टी को आधुनिक रूप देने का काम, जनता पार्टी को बनाने का काम उन्होंने किया है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता 1991 से 98 तक, राज्यसभा के सदस्य फिर से 1996 से 2009 मध्य प्रदेश से रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें पहचान मिली थी। इसके अलावा भी तो वो थी राम रथ यात्रा। 1990 में काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये मामला, जब उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए अपनी राम रथ यात्रा की थी, और लेकिन बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तार कर लिया गया था ये। और सबसे बड़े नाम केंद्रीय गृह मंत्री रहे 1999 से 2002 तक, और भारत के उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 तक। तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी को सच्ची, वास्तव में जो उन्होंने अपने नियमित संघर्ष के परिणाम स्वरूप इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, रियल में ये पुरस्कार उनको मिला है। और बहुत सराहनीय एक कदम भी, जिसने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया है, जिस संस्था द्वारा, जिसने की द्वारा भी उनका नाम सुझाया गया। मेरे हिसाब से ये उनके जीते जी हो जाना बहुत बड़ी बात है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर जी, जन्म 24 जनवरी 1924, बिहार समस्तीपुर के पितौजिया गांव में जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर आम आदमी के मसीहा के नाम से फेमस हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 माह तक भागलपुर की कैंप जेल में रहे थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नाम से जो प्रसिद्ध थे, ये समाजवादी आंदोलन में प्रादेशिक मंत्री बन रहे थे, समाजवादी पार्टी से जुड़े थे कुल मिला के। और 1970 में फिर आगे चलकर संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 1970 में बने थे, और फिर दूसरी बार 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और संपूर्ण राजनीतिक इतिहास में 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं अभी, और 2 बार मुख्यमंत्री और वर्षों तक विधायक रहने के लिए लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मकान तक नहीं बनाया। ये काफ़ी उनके बारे में कहा जाता है कि वो आदर्श रहे, पिछड़ों के मसीहा, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम। ये भी प्रश्न पूछता है को 100वीं जयंती पर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत सराहनीय कदम। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहने वाले। तीसरा बड़ा नाम जो यहां पर दिख रहा है, चौथा बड़ा नाम, कांग्रेस नेता चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, किसानों के मसीहा। जन्म तथा मृत्यु 23 दिसंबर 1902 को जन्म हुआ था, और 29 मई 1927 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान है नूरपुर, उत्तर प्रदेश, हापुड़ के समीप था उस समय, बाद में मेरठ में शामिल हो गया था। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो उनका रहा है भारत के, वो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, यानी जब गैर कांग्रेसी सरकार 1977 से 19 में सत्ता समाप्त हो गई थी, उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री बने हुए हैं गैर कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही। तो 1930 में, बहुत पहले से वो राजनीति में इन्वॉल्व थे, तो 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लेकर गाजियाबाद में हिंडन नदी पर नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। अच्छा, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो सक्रिय रहे थे। जेल में उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक पुस्तक लिखी थी, शिष्टाचार, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक उनकी। और 1952 में भारत की आज़ादी के बाद फिर जमींदारी प्रथा उन्मूलन अभियान में शामिल हो गए थे, क्योंकि भारत में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून चला था। 18 अप्रैल 1951 की इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी, और फिर ये भी इसमें शामिल थे। और इसी संदर्भ में उनकी पुस्तकें भी कुछ लिखी गई हैं। तो कुछ और पुस्तकें उनके द्वारा, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, इस पर एक किताब इंपॉर्टेंट है इनकी, कौन कौन सी पुस्तकें उनकी हैं। भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, इसके कारण और निदान, ये भी उनकी पुस्तक। लीजेंड प्रोप्राइटरशिप, ये भी उनकी पुस्तक आई है। और नेक्स्ट है इंडियाज प्रॉपर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस, ये इनकी पुस्तक है। तो 4 और पुस्तकें लिखी हमने, यानी जमींदारी उन्मूलन पर, इस पर, भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत सारा काम किया उन्होंने। और जो इसके अलावा उन्हें क्रेडिट जाता है वो है 1960 में भूमि हदबंदी कानून लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। इसकी वजह से उन्हें एक और बड़ी पहचान मिली। और
3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पुनः 7 फरवरी 1970 को मध्यावधि चुनाव के बाद पुनः मुख्यमंत्री बने थे। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और फिर अंततः केंद्र सरकार में गृह मंत्री 1977 से 78, फिर वही गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी पहली जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पर गृह मंत्री का पद मिला इन्हें। और मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने में अहम योगदान है उनका। चलिए, ओबीसी आरक्षण की वजह से मंडल आयोग काफी सुर्खियों में था। उन्हीं 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री 1977 से 19 के रूप में नाबार्ड की स्थापना करने में भी उनका योगदान है। मतलब 1979 में जब वित्त मंत्री बने तो नाबार्ड का कंसेप्ट आया था, NABARD। 1980 लिखते हम, तो उस समय चौधरी चरण सिंह की अहम भूमिका रही है। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल 77 to 79। चलिए, और प्रश्न उनसे संबंधित कुछ जानकारियां हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वो समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस यू के सहयोग से देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। और फिर बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई प्रधानमंत्री, और संसद का एक बार भी सामना किए बगैर त्यागपत्र दिया था उन्होंने। मतलब संसद में कभी उपस्थित होने का मौका उन्हें नहीं मिला था। ये भी हम पढ़ते रहते कि संसद में ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जो संसद में कभी उपस्थित हो ही नहीं पाए थे या उन्हें मौका नहीं मिल पाया था, वो थे चौधरी चरण सिंह। मतलब उनके चरण संसद में नहीं पढ़ पाए, और इतना कम कार्यकाल था उनका, 5वें प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट नाम और 5वां नाम है PV नरसिम्हा राव। भारत में उदारीकरण के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। और 1991 के बाद जब भारत में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बन गए इनके अंतर्गत, तो एक बहुत बड़ा सा अर्थव्यवस्था की स्थिति में एक बहुत बड़ा स्टेज माना जाता है उसे, उदारवाद, जहां पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इन चीज़ों का कंसेप्ट आने लगा था। तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है PV नरसिम्हा राव जी को। देखते हैं, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव उनका नाम है। जन्म और मृत्यु 28 जून 1921 को उनका जन्म हुआ था और 23 दिसंबर 2004 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान है लकनेपल्ली, ये जो जगह है, करीमनगर, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लगभग 1991 से 96 रहा। 9वें प्रधानमंत्री रहे भारत के। एक खास बातें हैं जो हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे उनके पास पद थे, काफी योग्य थे वो। और आंध्र प्रदेश में कानून और सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं 1962 से 64 तक। विधि और कानून मंत्री रहे बाद में 1964 से 67। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री 1967 और शिक्षा मंत्री 1961, 68 से 61। ये आंध्र प्रदेश में उनके पास बहुत सारे पद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, फिर अंततः 1971 से 73 के बीच 1971 to 73 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हों। ये खास बातें हैं। 1957 से 77 तक अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। 77 to 84 तक लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। और 1980 से 84 तक विदेश मंत्री तथा जुलाई 1984 से दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री भारत सरकार, 1984 से 1950 तक रक्षा मंत्री और 1950 में मानव संसाधन विकास मंत्री के पदों को उन्होंने सुशोभित किया। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में अनेक मंत्रालय के अधीन वो काम कर चुके हैं और कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। अपने अनुभव का लाभ भारत को दिला चुके थे। और इसके अलावा भी उनका विशेष योगदान है। देखिए, संगीत, सिनेमा, नाटकशाला, दर्शन और संगीति कक्षा, साहित्य, संगीत कथा और कविता लेखन में भी रुचि रखते थे। तो खासकर उनकी एक पुस्तक है द इनसाइडर। 1992 के आसपास जब बाबरी मस्जिद का मामला सुर्खियों में था, उस समय पुस्तक आई थी। और जो उनके द्वारा किया गया है वो स्वर्गीय विश्वनाथ सत्यनारायण के तेलुगु उपन्यास वेई पादागालू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफण, ये उनके द्वारा किया गया है। दूसरा, स्वर्गीय हरि नारायण आमटे के मराठी उपन्यास पान लक्षित कोन घेटो का तेलुगु अनुवाद अम्बाला जीवितम का प्रकाशन भी किया था उन्होंने। यानी हर फील्ड के मास्टर थे, किसी भी फील्ड में कमी नहीं थी। 1980 में न्यूयॉर्क में G20 G77 की बैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने भारत की तरफ से। और 1981 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में अहम भूमिका निभाई उन्होंने। नाम के देश थे जो गुड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के।
और देश में लाइसेंस परमिट राज खत्म करने का श्रेय 1991 में उन्हें ही जाता है। उदारीकरण के मसीहा और जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के युग की शुरुआत करने का श्रेय जाता है उन्हें, और जिनके नेतृत्व में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कर दिखाया था। तो ये थे हमारे वो 5 महान कर्णधार जिनको वर्ष 2024 में भारत रत्न के लिए चुना गया है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम जान पाए। अब है पद्म पुरस्कार के अंतर्गत और कुछ, मतलब भारत रत्न 5 लोग तो थी, उसके अलावा पद्म पुरस्कार में इस बार जो पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो कुल 132 लोग हैं, 132। उसमें से भी लगभग 30 महिलाएं हैं और 5 महानुभावों को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को। तो बहुत सारे नाम लिखना और पढ़ना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये जानकारी आपके पास कम से कम चाहिए हमको। और चलिए पद्म विभूषण 5 महानुभाव हमारे सामने आ रहे हैं। वो कौन है? पद्म विभूषण प्राप्त करता 5 लोग। सबसे पहले वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों से संबंधित भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के वेंकैया नायडू। विंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार के रहने वाले। चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में योगदान हेतु आंध्र प्रदेश के। वैजयंती माला वाली, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के। और पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु तमिलनाडु। मतलब इस बार जो पद्म विभूषण पुरस्कार ले गए हैं वो अधिकतर साउथ के लोग हैं और उन्होंने अपने योग्यता से इस बात को सिद्ध भी कर दिया। 2 तमिलनाडु, 2 लोग आंध्र प्रदेश के। ये देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो 1 बिहार के। तो ये कुछ इस टाइप का है पद्म विभूषण पुरस्कार की लिस्ट। ऐसे ही 17 नाम, 17 नाम जो हमारे पास हैं वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, सॉरी यहाँ पर पद्म भूषण होना था, ये पद्म भूषण। तो ये पद्म भूषण 17 नाम है हमारे पास। सबसे बड़ा नाम न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, बहुत बचपन से हम पढ़ते हैं एम फातिमा बीबी के बारे में। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कहते हैं हम, केरल की रहने वाली हैं। हुर्जू सनी एन कामा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी, कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। और सीताराम जिंदल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले। और यांग लियू, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ताइवान के निवासी विदेशी। श्री अश्विन मेहता जी, दवा के क्षेत्र में मेडिकल लाइन में महाराष्ट्र। और श्री सत्यव्रत मुखर्जी, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। और 8वां नाम है श्री राम नायक, सार्वजनिक मामलों में महाराष्ट्र। और तेजस पटेल, दवा के क्षेत्र में योगदान हेतु गुजरात। ओलानचेरी रामगोपाल, सार्वजनिक मामलों में केरल के रहने वाले। तोमदान रिम्पोचे, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में लद्दाख के रहने वाले। श्री प्यारेलाल शर्मा जी, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। उषा उत्थुप, कला के क्षेत्र में योगदान हेतु पश्चिम बंगाल के। चंद्रशेखर ठाकुर, दवा, बिहार। और जो नेक्स्ट नाम यहाँ पर दिख रहे हैं वो है विजयकांत, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। और कुंदन व्यास, साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र। और 17वां नाम श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू, राजदत्त, कला के क्षेत्र में योगदान हेतु महाराष्ट्र। ये 17 नाम पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2023-24 के। अब इसके अलावा जो 110 बड़े नाम हैं पद्मश्री, उसमें चूंकि हम उत्तराखंड में हो अभी, और उत्तराखंड में अधिकतर जो हमने माहौल देखा है अभी तक, अब तो बहुत सारे बच्चे या नई जनरेशन है यूपीएससी की तैयारी में लगी है, लेकिन बहुत अब तक धीरे धीरे यहाँ पर माहौल ठीक ठाक बन चुका है। अब हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि के बच्चे भी सामने आएंगे और बड़ी तैयारियां करेंगे। लेकिन आज तक जो माहौल था वो आर्मी से जुड़ा हुआ था या वनडे एग्जाम वगैरह से, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छा मैटर यूट्यूब के माध्यम से गाँव तक पहुँचाएँ, ताकि किसी भी बच्चे को ये नहीं लगे कि हम शहर जाकर तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। और इसी संदर्भ में उत्तराखंड की विशेष तैयारी करने के लिए जो विशेष पुस्तकों की जरूरत है वो अब घर घर पहुंच रही हैं। उसी में एक बुक मैंने जो लिखी थी आपके लिए, उसका प्रचार प्रसार चल रहा है अभी भी बड़ी मात्रा में। बहुत सारे लोग दूर दूर से स्टूडेंट्स फोन करते रहते हैं मेरे को। फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, ये मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑल इन वन, और इसमें उत्तराखंड का भौगोलिक, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक परिचय पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और 90%
मैं अपना इसमें दे चुका हूँ, और जो 10% बचा है वो मैं मई और जून के बाद एक और इसका नेक्स्ट एडिशन आने वाला है जो पूरा डिटेल होगा। इसमें 100-150 पेज और बढ़ने वाले हैं, मतलब कल्चर के साथ साथ इसमें उत्तराखंड का मूल कल्चर, उत्तराखंड के रीति रिवाज और उत्तराखंड की जो बोली भाषा है उससे संबंधित प्रश्न भी बनने वाले हैं, और यानी आर्मी या सेना के क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों का योगदान, और इतिहास के कुछ और तथ्य, कल्चर के कुछ और तथ्य, वो सब आपके सामने रखने वाला हूँ। मतलब जो भी अछूता पोर्शन है जिस भी पुस्तक में उत्तराखंड की, वो कंप्लीट एक बुक के रूप में आपके सामने रखूंगा। और आपका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि गाँव-गाँव से, दूर दूर से भी मेरे को फ़ोन करके इस बुक के बारे में जानने, और अब तो लगभग उत्तराखंड के हर शहर में ये बुक उपलब्ध हो चुकी है। तो आने वाले समय में हम इस पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड की एक एक चीज़ आपके सामने रखने वाले हैं। और इसी संदर्भ में ऐसी ही पुस्तक जीएस जनरल स्टडीज़ के क्षेत्र में और हिंदी के क्षेत्र में भी आपके सामने रखूंगा, ये उम्मीद करता हूं, और आपका रिस्पॉन्स बना रहेगा। चलिए, खासकर नए स्टूडेंट का, उनके लिए ये बुक बहुत रामबाण होगी, क्योंकि वो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। चलिए, पद्मश्री की एक लिस्ट मेरे पास है। चूंकि उत्तराखंड से हूं तो सबसे पहले नाम यशवंत सिंह कठौत जी, इतिहासकार, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड के रहने वाले। ये बड़ा नाम है हमारी गढ़वाल के निवासी यशवंत सिंह कठौत, जिनकी पुस्तकें पढ़ के हमने उत्तराखंड और बहुत सारी चीज़ों में अच्छी कमांड बनाई, और पुरातत्वविद के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका। और उसके अलावा बहुत सारे नाम, मैंने इसको जो भी अब 110 नाम है, इनको अपने हिसाब से, जैसे खेल के क्षेत्र में किस किस को मिला, इस टाइप से भी सेट कर रखा है, ताकि आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़े, बस आपको ये मैटर क्लियर तैयार हो। बस खेल के क्षेत्र में देखते हैं, रोहन बोपन्ना जी इस बार काफ़ी सुर्खियों में है, टेनिस, कर्नाटक के रहने वाले। ज्योत्सना चिनप्पा, स्क्वैश, तमिलनाडु के रहने वाले। उदय विश्वनाथ देशपांडे, मलखंभ, महाराष्ट्र के रहने वाले। गौरव खन्ना बैडमिंटन खेलते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी। सत्येंद्र सिंह लोहिया, तैराकी और मध्य प्रदेश के रहने वाले। पूर्णिमा महतो, तीरंदाज और झारखंड। ये 6 नाम, और 7वां नाम है हरविंदर सिंह, हॉकी और दिल्ली के रहने वाले। 7 नाम, यानी 7 लोगों को खेल के क्षेत्र में इस बार पद्मश्री मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ये 7 बड़े नाम, ये 7 के 7 नाम हैं जिन्हें खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु पद्मश्री मिला हुआ है। तो 110 पद्मश्री में 7 नाम खेल से जुड़े हैं। कौन किस खेल से, मैंने सब यहाँ पर लिख दिया था, ये अलग अलग खेलों से जुड़े, और किस राज्य से जुड़े हैं वो भी आपके पास था। तो चूंकि खेल ज्यादा पूछता है। और दूसरा नाम कृषि से जुड़े हुए 5 नाम आपके सामने दिख रहे होंगे। अब कौन कौन है ये देखिए, 5 नाम। सर्वेश्वरी बसुमतारी, असम की। सत्यनारायण बेलेरी, केरला। सुश्री चेल्लमल्लम, अंडमान निकोबार। सुश्री यानू जमोह लेगो, अरुणाचल प्रदेश। और श्री जयंतानंद पाटिल, गोवा। ये 5 बड़े नाम जो उन्हें कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नज़र मारते हैं। हर फील्ड को हमने अलग अलग कर रखा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए और आराम से आप पढ़ते रहें। नारायण चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल के। राजजेत चौधरी, उत्तर प्रदेश। शैलेश नायक, दिल्ली। श्री हरिओम, हरियाणा। और श्री एकलव्य शर्मा जी, पश्चिम बंगाल। श्री रामचंद्र सिहाग, हरियाणा, ये विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में है। और श्री रवि प्रकाश सिंह जी, मैक्सिको। विदेशी, मतलब बहुत सारे विदेशी यहाँ पर, जिन्हें उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने इस बार पुरस्कृत किया है। सामाजिक कार्य में पार्वती बरुआ, असम। श्री दुखुमाजी, पश्चिम बंगाल। सुश्री चामी मुर्मू, झारखंड। शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर, महाराष्ट्र। और के.एस. राजन्ना, कर्नाटका। श्री संग थंगमा, मिजोरम। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में श्री गुरुविंदर सिंह, हरियाणा। श्री सोमन्ना, कर्नाटक। श्री माया टंडन, राजस्थान। सुश्री सानो वामुजो, नागालैंड। और श्री जागेश्वर यादव, छत्तीसगढ़। ये 11 नाम थे जिन्होंने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और आर्ट के क्षेत्र में तो बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि कला तो अलग अलग विषय की अलग अलग कला है। तो कला के क्षेत्र में बहुत सारे नाम की एक लिस्ट आपके सामने रखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ पढ़ने की। गोपीनाथ स्वयं, उड़ीसा। खलील अहमद, बदरप्पन एम, कालूराम बामरिया, रेजवाना चौधरी, सारे कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। नसीम बानो, रामलाल बारेठ। गीता राय बर्मन, सोमदत्त बट्टू, तकदीर बेगम, द्रोण भुइया, अशोक कुमार विश्वास। क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, अब तो एक पूरी लिस्ट है, PDF टेलीग्राम में डालूंगा और अपने ऐप में भी डाल दूंगा, आप आराम से एक बार देख लें। स्मृति रेखा चकमा, S. वेलुआनंदचारी, गुलाम नबी डार, महावीर सिंह गुड्डू, अनुपमा होस्कर, जानकी लाल। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। रतन कहार, दसारी कोडप्पा, विनोद महराना, उमा माहेश्वर डी, राजकुमार मलिक, बाबूराम यादव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले।
और बालकृष्ण सदनम केरल, जगदीश लाभ शंकर गुजरात, लक्ष्मण तेलंग नेपाल, चंद्र सूत्रधार और उर्मिला श्रीवास्तव शेष पट्टम टी शिवलिंगम तमिलनाडु, गोदावरी सिंह उत्तर प्रदेश के, ओम प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश, महीचांद सासा, गद्दाम समैया, प्राण सभर खाल, निर्मल ऋषि पंजाब के रहने वाले, और रोमलो राम जम्मू कश्मीर, विनोद कुमार पसायत उड़ीसा, श्री सिल्वी पसा मेघालय, शांति पासवान बिहार, स्योन पासवान बिहार, सतानंद रुद्रपाल WB वेस्ट बंगाल, पावन प्रधान उड़ीसा, और नारायण EP केरला, किरण नाथ दिल्ली, मोहम्मद बानी राजस्थान, गनी मोहम्मद राजस्थान और सुरेंद्र मोहन मिश्र उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे नाम जो केवल कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिनको मिला था। जार्डन लेप्चा सिक्किम और दसारी कोडप्पा तेलंगाना। तो लगभग सभी पोर्शन को हमने छुआ और किसी भी फील्ड में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिन जिन लोगों को ये सब पुरस्कार मिला हुआ था वो सारे कवर किए हमने। तो ये फिर से हमारी तरफ से इन महान लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अहम योगदान से भारत के निर्माण की नींव रख रहे हैं आप लोग और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। तुरंत ही फिर फरवरी के करंट अफेयर के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार, जय हिंद।